नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमेट फोर में हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। और प्राइमेट फोर में सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि खान के साथ ब्लैक दबंग को वांटेड की धमकी, व्हाट्सएप पर मैसेज आया, ये आपको दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही बहराइच के गुनहगार, जल्द होगा हिसाब किताब, ये भी आपको बताया जाएगा। जहरीली शराब का जानलेवा जाल, सुशासन बाबू पर सवाल, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही इजराइल का बदला, गाजा को बदल डाला, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बात एक बड़ी खबर से करते हैं, और बड़ी खबर आती है यहां पर सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हैं सत्येंद्र जैन। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सशर्त बेल दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से यह बेल दी गई है। गौरव श्रीवास्तव जुड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ। गौरव, क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की हैं। कहा है कि अभी इस पूरे मामले में ट्रायल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और उनको लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ा। और यही नहीं, इस मामले में ट्रायल जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है और इसकी कोई संभावना निकट भविष्य में नहीं दिखती। इस वजह से सत्येंद्र जैन जो है वो जमानत के हकदार है। हालांकि कोर्ट ने शर्त रखते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन मामलों में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे, मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे और भारत के बाहर यात्रा नहीं करेंगे। और आपको बता दूं कि सत्येंद्र जैन को एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है वो गिरफ्तार किया गया था और ये 4 कंपनियां जो जुड़ी थी जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था और इस मामले में वो लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थे। जब इस मामले में जमानत का आदेश सामने आया, उसी वक्त जो है उनकी पत्नी जो कि कोर्ट रूम में ही मौजूद थी, उस वक्त जो है वो रोना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन एक बड़ी राहत जो है वो फिलहाल दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जो है वो मिली है। और ये ईडी से जुड़ा हुआ मामला था। इस मामले में पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और उसके बाद जो है इस मामले में ईडी ने उन्हें फिलहाल जो है इस मामले में जमानत मिल गई। और ईडी में जमानत मिलने के बाद जाहिर तौर पर सत्येंद्र जैन के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। सत्येंद्र जैन पर आरोप था कि उन्होंने 2009, 10 और 2010 और 11 में फर्जी कंपनियां बनाई और इन कंपनियों में किंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडोमेटल इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस और मंगलायतन प्रोजेक्ट जो 4 कंपनियां थी, इन कंपनियों के जरिए जो है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और इस पूरे मामले में उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन और सभी कंपनियों को जो है आरोपी बनाया था। और ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था। शुक्रिया गौरव, जुड़ने के लिए आपका। बहराइच हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बहराइच हिंसा के 5 आरोपियों की पेशी हुई है कोर्ट में। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपियों से 1.5 घंटे पूछताछ के बाद जज का आदेश। 5 आरोपियों की सीजेएम आवास पर पेशी हुई थी। सीजेएम आवास, कोर्ट जज के आवास पर पहुंचाया गया क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। और इस बीच इस मामले पर सियासत तेज हो चली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आरोपी सरफराज पीड़ित नजर आ रहा है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। तो अखिलेश सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा इंसाफ की मांग कर रही है। रात हुई, पैर पे गोली लगी है। हमारे पति के सीने पे गोली लगी थी, उनके सीने पे गोली नहीं लगी है। जब तक उनके सीना पूरा छल्ली नहीं हो जाएगा जैसे कि हमारे पति का था, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। ना हमें मिलेगा, ना ही हमारे पति को मिलेगा, ना ही हमारी पूरी फैमिली को मिलेगा। जैसी मांग कर रहे हैं वैसी मांग हमें चाहिए, खून के बदले खून। और इसी बीच बहराइच में जुम्मे की नमाज के बीच पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सड़कों पर उतरकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राजगंज कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजार बंद है, माहौल हालांकि शांतिपूर्ण है लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में कोई ऐसी स्थिति न बनना पाए जिसके चलते जुम्मे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा हों और भीड़ की शक्ल अगर यहाँ पर होती है तो उसका नुकसान न उठाना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मस्जिद के गेट पर पुलिसकर्मी तैनात है। हालांकि इलाके के लोग जो पीछे महाराजगंज कस्बे के पीछे जो तमाम बस्तियां हैं वहां पर केवल महिलाएं बची हैं, बाकी जो पुरुष हैं गिरफ्तारी के डर से वो भाग गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। और इसी बीच बहराइच दंगे पर सख्त हो गया है प्रशासन। उपद्रवियों के घरों पर मार्किंग की गई है, लाल निशान लगाए गए। बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकारी जमीन पर बने घरों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। ये देखिए निशान है जो कई घरों पर लगाए गए हैं।
तो सख्त एक्शन लिया जा सकता है। पुलिस की टीम ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। एक्टर सलमान खान को धमकी देने के मामले में मुंबई के वारली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। अज्ञात शख्स के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। व्हाट्सएप से सलमान खान को धमकी दी गई थी और धमकी के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कि सलमान खान को मिली धमकी का ये पूरा मामला क्या है। मुंबई में बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर है वो जगह जहां पर सलमान अपने परिवार के साथ रहते हैं। फिलहाल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की जो निर्मम हत्या कर दी गई थी उसके बाद से ही सिक्योरिटी जो सलमान की थी उसे और बढ़ा दिया गया है। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी ऑलरेडी उनके साथ है, लेकिन पुलिस की एक्स्ट्रा टुकड़ी अब उनके साथ डिप्लॉय कर दी गई है। उनके घर के बाहर भी आप देख सकते हैं गनमैन इस समय मौजूद हैं। और सामने की तरफ जो अगर आप देखिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के ठीक सामने 2 टेम्पररी चौकी बनाई गई है जहां पर पुलिस की जो अच्छी खासी तादाद में संख्या में जो जवान है वो बैठे हुए हैं और साथ में हथियारबंद भी यहां पर पुलिस कर्मी आपको दिखाई दे जाएंगे। लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो समय समय पे आकर चेक कर रहे हैं, रूटीन चेक हो रही है, ब्रीफिंग की जा रही है। आप देखिए सामने जो ऑफिसर है वो ब्रीफिंग भी करते हुए आपको दिख जाएंगे। सलमान खान निशाने पे लॉरेंस बिश्नोई के हैं और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या की दी गई थी उसके बाद से और भी ज्यादा थ्रेट सलमान खान के ऊपर बढ़ गया है। और अब आपको दिखाते हैं कि सलमान खान को मिली धमकी का ये पूरा मामला दरअसल है क्या। तो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी यहां पर दी गई है। 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करवाने के लिए ये 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। और मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह मैसेज आया है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है और 5 करोड़ रुपए मांगे। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। कमेटी ने सीएम धामी को एक नियमावली का ड्राफ्ट सौंप दिया है और यूसीसी में 3 तलाक, लिव इन और शादी से जुड़े नियम होंगे। यूनिफॉर्म से रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब जल्द ही यूसीसी लागू होने जा रहा है। यूसीसी कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समान नागरिक संहिता का अंतिम ड्राफ्ट सौंप दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 23 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को रखा जाएगा। लिहाजा मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को यूसीसी प्रदेश में लागू किया जा सकता है। देश की आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा जिसको ये गौरव प्राप्त होगा कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दो, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की एक बड़ी पहल। मदरसों में बच्चों को संस्कृत की शिक्षा भी दी जाएगी। बच्चों को श्लोक और मंत्र पढ़ते दिखाई देंगे। वो मदरसा बोर्ड ने औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया और बोर्ड संस्कृत शिक्षा विभाग के बीच एमओयू साइन होंगे। अरबी का जो मादा है वो वेदों के अंदर कई जगहों पे ये आया है, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने मदरसों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को उनके मानसिक विकास के लिए, कौशल विकास के लिए हम प्रयासरत हैं कि वो हमारी अपनी जो तहजीब है एक दूसरा जाने। और मैं उसे ऐसे कहता हूँ कि अगर मौलवी संस्कृत पढ़े और पंडित जी को अरबी आए तो बहुत सारे मसाइल हल होंगे और बहुत बेहतर समाज होगा। इसे है दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना पर फिर से झाग की परत चढ़ गई। प्रदूषण की वजह से यमुना पर फोम नजर आ रहा है। ये देखिए, जहां जहां तक आपकी नजर आएगी सफेद झाग आपको नजर आएगा। ये यमुना का हाल है दिल्ली में। सफेद आफत यमुना में। हवा में भी जहर घुलता नजर आ रहा है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। बड़ी खबर बिहार से। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हालत बिगड़ी है, तबीयत बिगड़ी है। अलग अलग अस्पतालों में लोगों का इलाज चल रहा है। कई लोगों को धुंधला दिखाई पड़ने की भी शिकायत है और जहरीली शराब से मौत की जांच पर SIT का गठन भी अब किया गया है। तो 37 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और अब एक नजर बिहार के उन जिलों पर डालते हैं जहां ये घटना घटी है। तो आपको बताते हैं कि किन जिलों में कितने लोगों की मौत हुई है। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि सीवान में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है।
और 80 के करीब जो लोग हैं ना वो अस्पताल में हैं, जिनमें कई गंभीर भी हैं। छपरा में देखेंगे तो छपरा में अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और गोपालगंज में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हालात हैं बिहार में अलग अलग जगह पे। और इस मामले पर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। जहां सत्ता पक्ष डिफेंसिव मोड में है तो वहीं विपक्ष एग्रेसिव। जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है, उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। कहाँ हैं मुख्यमंत्री जी? कौन चला रहा है बिहार? क्या एक ब्यूरोक्रेट, 2 ब्यूरोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, 2 पॉलिटिशियन मिलकर के बिहार जैसे राज्य को चला रहे हैं या चलाने का स्वांग कर रहे हैं? चल तो नहीं पा रहा है। मौतों का सिलसिला थमता नहीं। शराबबंदी के नाम पर गरीब को बंद कर दो जेल में। क्या हम अपना नैतिक पतन और संस्कार बेचकर समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या विपक्ष का शराब माफिया के साथ कोई गठबंधन तो नहीं है? मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि विपक्ष का क्या रिश्ता है शराब बेचने वालों से, इसका भी जांच होना चाहिए। तो बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव और एनडीए मिलकर लड़ेगी 4 सीटों पर चुनाव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है। 2-3 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा होगी। दिलीप जायसवाल एनडीए गठबंधन बैठकर उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। दिलीप जायसवाल की तरफ से बयान आया। के अंदर सीट का भी फैसला हो चुका है और उम्मीदवार भी हम लोगों ने चयन कर लिया है। 2-3 दिन के अंदर हम लोग उम्मीदवार का एनडीए गठबंधन एक साथ बैठकर घोषणा करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा जारी है और भागलपुर से गिरिराज सिंह ने इस यात्रा की शुरुआत की। यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि यह हिंदू संगठन की यात्रा है, सभी पार्टियों के हिंदू इस यात्रा में चलें। कहीं लव जिहाद हो रहा है तो कहीं लैंड जिहाद चल रहा है तो कहीं पर दुर्गा विसर्जन पर पथराव हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं मेरी बात माननीय केंद्र मंत्री वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जा रहे हैं। सवाल आप पे कई उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के तरफ से भी और आपके सहयोगी के तरफ से भी, कि आखिर इन्हीं इलाकों में क्यों, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ ही क्यों जरूरत पड़ा? वही ना जरूरी है, जहाँ कम है वही जरूरी है। हिंदू खतरे में, आप ये कह रहे हैं इस इलाके? बिल्कुल। में कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को बहुत बड़ी सौगात दी। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पहली कैबिनेट बैठक में सीएम नायब सैनी ने एक बड़ा फैसला लिया और ये अच्छा फैसला भी कहा जा सकता है। हरियाणा में किडनी मरीजों का फ्री इलाज होगा। सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद आज चंडीगढ़ में पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, जहां ये सौगात दी गई। सभी अस्पतालों में फ्री किडनी, क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा भी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा फैसला लेते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनिए। जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं